हेलो सभी बच्चे ध्यान दें। अभी हम पेंडिंग टॉपिक करें चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 6, 7, 8 एंड 9। कुछ भी नहीं है इसके अंदर ज़्यादा दिमाग लगाने वाला, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इररिलेवेंट चीज़ें हैं। बट क्योंकि हमारे सिलेबस में हमें आनी चाहिए, ये सब कुछ इंटर में कैसे लिंक होंगी सीए इंटरमीडिएट में आईपीसीसी में, वो उसकी चर्चा करेंगे हम थोड़ी सी। सबसे पहले बात करता है यूनिट नंबर 6 की, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। कह रहे साहब, आप कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करोगे, उसको सिलेक्ट करने के पीछे क्या मेथड होता है, क्या प्रोसीजर होता है। फिर से समझें, हम जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास अकाउंटिंग पॉलिसी 1, अकाउंटिंग पॉलिसी 2, अकाउंटिंग पॉलिसी 3, इन तीनों में ऑप्शन है, तो मेरे को इन तीनों में से एक अकाउंटिंग पॉलिसी क्या करनी पड़ेगी, सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो इस चैप्टर में यूनिट नंबर 6 में हम क्या समझेंगे कि इनमें से कौन सी मेरे लिए बेटर पॉलिसी है, ये सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया, ये सिलेक्ट करने का तरीका, ये सिलेक्ट करने का प्रोसेस क्या होगा। ठीक है जी। मैं फिर एग्जांपल देता हूं आपको आपको ताकि थोड़ी सी अच्छे से बात समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल, अब मेरे को डेप्रिसिएशन लगाना है, मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाऊं, या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगाऊं, या नंबर ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड से लगाऊं, या प्रोडक्शन यूनिट मेथड से लगाऊं, या प्रोडक्शन आवर मेथड से लगाऊं, कौन से मेथड से डेप्शन लगाऊं, मैं डेप्शन की पॉलिसी इनमें से कौन सी सिलेक्ट करूं। सेलेक्ट करने के बाद वो इंप्लीमेंट हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। सेलेक्ट करने का प्रोसेस क्या है, सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, किस बेसिस पे हम बहुत सारी ऑप्शंस में से एक अकाउंटिंग पॉलिसी को क्या करते हैं, सेलेक्ट, उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि आपको तीन क्राइटेरिया डिसाइड करने देखने पड़ते हैं कोई भी पॉलिसी को सिलेक्ट करने से पहले। सबसे पहला है जी प्रूडेंस, दूसरा है सबस्टांस ओवर फॉर्म, ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है, सबस्टांस ओवर फॉर्म, और तीसरा है मेटीरियलिटी। इस मेटेरियल का मतलब रॉ मेटेरियल नहीं है, इस मेटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, हमारे को तीन चीजें देखनी है। सबसे पहली चीज क्या देखनी है जी, प्रूडेंसी। दूसरी चीज क्या देखनी है हमारे को, सबस्टांस और फॉर्म। और तीसरी चीज क्या देखनी है हमारे को, मेटीरियलिटी। अब समझने की करें कोशिश। मैं एक पेन लेकर आया 20 रुपए का, मैं स्टेपलर की पिन लेकर आया 10 रुपए की, मैं एक स्टेपलर लेकर आया फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए का। अब ये जो पेन है ये वैसे तो मेरी एसेट होनी चाहिए, जो स्टेपलर है 50 रुपए का, तो मेरी क्या होनी चाहिए, एसेट होनी चाहिए। लेकिन हम इस पेन को, स्टेपलर को, पेंसिल को, रबड़ वगैरह को, स्टेशनरी को एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं जी, एक्सपेंडिचर। हम इसको एसेट नहीं मानते, हम इसको एसेट नहीं मानते। कारण क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो ना, ये जो स्टेपलर की पिन है, ये जो पेन है, ये कभी ना कभी तो खराब हो ही जाएगा, 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में, 2 महीने में, मतलब 1 साल से पहले पहले ये यूज हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ी करेंगे, मैं पहले 20 रुपए का पेन लाऊं, फिर उसको एसेट दिखाऊं, फिर इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूं। ऐसी बड़ी सारी पंगे होते रहेंगे। ये इममेटीरियल चीजें हैं। इममेटीरियल क्या चीजें हैं, चीजें, इसलिए हम इसको एसेट ना मानकर सीधा काम मान लेते हैं, एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी, हमने टिकट खरीदी, पोस्ट खरीदी, तो उसको हम एसेट ना मान के सीधा क्या मान लेते हैं, एक्सपेंडिचर। और एक जर्नल जो है ना, कंजर्वेटिज्म चले जा रही है कि 5000 रुपीज से कम की अगर कोई आप एसेट खरीदते हो, तब उसको एसेट में ना दिखा के सीधा किसमें दिखा देते हो, एक्सपेंडिचर में। ये मैंने प्रैक्टिकली बताया, पेपर में आपने नहीं लिखना कि 5000 से कम किया तो हम उसको एसेट नहीं मानेंगे, खर्चा मानेंगे ना। ये मैंने आपको वैसे जनरली बताया है। हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि नॉर्मली 5000 या उससे कम की कोई एसेट होती है तो हम उसको खर्चा दिखा देते हैं, जैसे पेन, पेंसिल, स्टेशनरी का खर्चा, ये सारा हम सीधा एक्सपेंडिचर दिखा देते हैं, हम इसको एसेट में नहीं दिखाते। ये बात कौन बताता है, मेटेरियलिटी। ठीक है जी। प्रूडेंस का मतलब होता है समझदार, जो बेस्ट है उसको सिलेक्ट करो, बात खत्म। जो सरकमस्टांसिस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, आपके बिजनेस के हिसाब से जो बेस्ट है उसको सिलेक्ट करना इज कॉल्ड प्रूडेंस। अब एक चीज और समझिए, एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, ठीक है सर, एक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी क्या बना रही है, इलेक्ट्रिसिटी बनाकर बेच रही है, ठीक है जी। एक है क्लोथ की कंपनी, ये कॉटन लेती है, कॉटन को थ्रेड में बदलती है, थ्रेड को कपड़े में बदलती है, क्लॉथ में बदलती है, फिर उसको बेच रही है। क्या इन दोनों के अंदर जो मशीन्स लगी हुई हैं वो इक्वल होंगी क्या, जी नहीं। ये अलग तरह की मशीनें होंगी, ये अलग तरह की मशीनें होंगी। तो जो मेथड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने एडेप्शन का लगाया है, क्या वही मेथड क्लॉथ वाले को लगाना चाहिए, नहीं। तो क्लॉथ वाले ऑर्गेनाइजेशन को, क्लॉथ वाली कंपनी को अपने सरकमस्टांसेस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट जो है ना पॉलिसी लगाना इज कॉल्ड प्रूडेंस। तीसरा बचा सबस्टांस ओवर फॉर्म।
ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, इसको फिर ध्यान से देखें। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। पहले तुम बता देता हूं ये कहता क्या है। कहता है लीगल पोजीशन। क्या चीज जी? लीगल पोजीशन को कह रहा है साइड में रख। मैंने कहा अच्छा, किसको सामने लेकर आऊं फिर? एक्चुअल पोजीशन को सामने लेकर आओ, और जितने भी डिसीजन है वो आपको एक्चुअल पोजीशन के हिसाब से करने हैं। एग्जांपल, ये एक बिजनेस है, ठीक है जी। इस बिजनेस ने एक ट्रक परचेज कर लिया, लेकिन बिजनेस के पास पैसे नहीं थे ट्रक परचेज करने के लिए, तो इसने बैंक से लोन लेके ये परचेज कर लिया। और बैंक बड़ा उस्ताद आदमी है, बैंक ने ये ट्रक हायर परचेज सिस्टम पे बेच दिया। हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, इस ट्रक की रजिस्ट्री, जिसको आरसी बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बैंक के नाम होता है। और मान लीजिए इस ट्रक की 5 साल तक इंस्टॉलमेंट है, तो अगर ये बिजनेस इस ट्रक की 5 साल तक सारी इंस्टॉलमेंट पे करता रहेगा, तो 5 साल बाद ये बैंक इस ट्रक की रजिस्ट्री बिजनेस के नाम कर देगा। मतलब 5 साल तक अकॉर्डिंग टू बुक्स, अकॉर्डिंग टू लॉ, इस ट्रक का मालिक कौन है? बैंक। और 5 साल बाद कौन हो जाएगा? बिजनेस। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो पहले 5 साल हैं, 1 2 3 4 5, इस 5 साल में इस ट्रक को यूज करने के ऊपर डेप्रिसिएशन कौन लगाएगा? अब अगर आप आंसर कहते हैं बैंक, तो मैं कहूंगा भैया लीगल पोजीशन को तो साइड में रखो, बैंक ने तो ट्रक यूज ही नहीं करा, तो बैंक डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज कर लेगा? अगर आप कहते हैं बिजनेस, तो मैं कहूंगा भाई साहब बिजनेस के नाम ट्रक ही नहीं है, तो ये डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज कर लेगा? तो यहां पर ऐसी सिचुएशन में सामने आएगा सब्सटेंस ऑफ होम, और सब्सटेंस ऑफ होम हमें ये कहेगा लीगल पोजीशन को साइड में रखो, ये ट्रक किसके नाम है भूल जाओ। एक्चुअली में ट्रक को कौन यूज कर रहा है? बिजनेस। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कौन चार्ज कर सकता है? बिजनेस। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? जी हाँ, दिस इज कॉल्ड सब्सटेंस ओवर फॉर्म। उसके बाद बात करता है, एक हमने पढ़ा था सर कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल, नहीं नहीं सॉरी गलत बोल गया मैं, कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल। क्या चीज पढ़ी थी जी हमने? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या कहता है? अकाउंट्स बनाने की पॉलिसी। मैंने कहा अच्छा, और अकाउंट्स बनाने के मेथड जो आपने एक बार फॉलो कर लिए लंबे समय तक, इनफाइनाइट टाइम तक आप उसी को फॉलो करते रहोगे, उसमें चेंज नहीं करोगे। अगर आप उसमें चेंज नहीं करते हो तो इसका मतलब आप कंसिस्टेंट हो, और अगर आप उसमें चेंज कर देते हो तो इसका मतलब आपने कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल क्या कर दिया? ओवर रूल। अब यहां पर एक समस्या आती है, अगर मैंने गलती से रॉन्ग पॉलिसी सेलेक्ट कर ली, तो कंसिस्टेंसी का तो प्रिंसिपल कहता है भाई साहब एक जो पॉलिसी आपने लगा दी लंबे समय तक वही चला, उसको में चेंज ही नहीं करना। तो भैया अगर मैंने गलती से गलत पॉलिसी लगा दी तो क्या मैं इसको चेंज नहीं कर सकता? तो कहते हैं नहीं भैया कर सकते हो। 3 ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें आप इसको चेंज कर सकते हो। पहली सिचुएशन, अगर हमारे लॉ में चेंज आ जाए, लॉ में क्या आ जाए? चेंज। दूसरा, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या आ जाए? चेंज। और तीसरा क्या है? बेटर प्रेजेंटेशन। 3 सिचुएशन में आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को क्या कर सकते हो? चेंज। फर्स्ट इज चेंज इन लॉ, सेकंड इज चेंज इन एएस, एंड थर्ड इज बेटर प्रेजेंटेशन। यूनिट नंबर 6 इज ओवर। मैं एक बार आपको बुक के हिसाब से दिखा देता हूं। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज बेस्ड ऑन प्रूडेंस, सब्सटेंस और फॉर्म एंड मेंटलिटी, मैंने आपको बता दिया। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने आपको बता दिया। खत्म जी। उसके बाद बात करता है वैल्यूएशन प्रिंसिपल। अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट। हम बात कर रहे हैं किसकी जी? वैल्यूएशन प्रिंसिपल की। यूनिट नंबर हमारी कौन सी स्टार्ट होगी जी? सर हमारी यूनिट नंबर स्टार्ट होगी जी 7। लो जी मैं लिख देता हूं यहां पर आपकी सुविधा के लिए, यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 क्या कहती है? ये कहते हैं जी वैल्यूएशन प्रिंसिपल। वैल्यूएशन प्रिंसिपल, और वैल्यूएशन जो प्रिंसिपल हैं आपके, ये हैं जी 4। अच्छा जी, कितने प्रिंसिपल हैं? 4। बस सर इसमें 4 प्रिंसिपल सिखाओगे? मैंने कहा और क्या, जब हैं ही 4 तो 4 ही सिखाएंगे। सबसे पहले का नाम क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या चीज है जी? हिस्टोरिकल कॉस्ट। दूसरे का नाम है जी करंट कॉस्ट। तीसरे का नाम है जी रियलाइजेबल वैल्यू। और लास्ट है आपकी प्रेजेंट वैल्यू। और सबसे बढ़िया दिमाग इसमें लगेगा प्रेजेंट वैल्यू में। और सीए इंटरमीडिएट में और सीए फाइनल में आपको बार बार प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
ठीक है जी। सबसे पहली बात हम पढ़ के रहे हैं वैल्यूएशन प्रिंसिपल। कोई भी आपकी एसेट है तो आपको उसकी एसेट की क्या करनी पड़ेगी, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन करने के प्रिंसिपल कितने हैं जी, 4। सबसे पहला क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये बड़ी आसान सी बात है। मैंने एक एसेट 2010 में 10 लाख रुपीज में परचेज करी, तो ये 10 लाख रुपए इस एसेट की क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है। अगर मैं इसको 10 लाख रुपए में वैल्यू कर रहा हूं, या इस 10 लाख माइनस 10 लाख पे जो भी डिडक्शन लगी हुई है वो लगाकर मैं इसकी वैल्यू कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखा रहा हूं। दूसरी बात क्या कहता है जी, करंट कॉस्ट। एक एसेट मैंने 2010 में 10 लाख रुपीज में परचेज की थी, जबकि आज की डेट में, आज हम बैठे हैं कहाँ, 2020 में, आज की डेट में अगर मैं सेम एसेट परचेज करता हूं तो ये मार्केट में मिल रही है 17 लाख रुपीज की, और अगर मैं इसको 17 लाख रुपीज में शो कर रहा हूं तो मैं इसकी करंट कॉस्ट पे शो कर रहा हूं। थर्ड है जी रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू की स्पेलिंग एडजस्ट कर लेना, कोई जेड बोलता है कोई एस बोलता है। रियलाइजेबल वैल्यू, मैंने जो एसेट 2010 में 10 लाख रुपीज में परचेज करी थी, आज अगर मैं इसको बेचने जाऊं तो बेचने से 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो 3 लाख रुपए इसकी क्या है, रियलाइजेबल वैल्यू। आज अगर इसको बेच दूंगा तो कितने मिलेंगे, 3 लाख। दैट इज कॉल्ड रियलाइजेबल वैल्यू। और रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट वैल्यू में से सारे एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद आती है। अच्छा अच्छा, ऐसा देगा आपको क्वेश्चन में कि आज इसको बेचना चाहूं तो ये 3 लाख और 10,000 रुपए में बिक जाएगी, लेकिन एक एजेंट के थ्रू बेचेंगे, जिस एजेंट के थ्रू बेचेंगे वो 10,000 रुपए क्या मांग लेगा, कमीशन। ये तो है इसका, इसकी है सेल वैल्यू। सेल वैल्यू है 3,10,000 और कमीशन मैंने दिया 10,000, तो मेरी जेब में नेट क्या बचा, 3 लाख रुपए। दिस 3 लाख रुपए इज कॉल्ड रियलाइजेबल वैल्यू। जो मुझे रियलाइज होगा कैश के रूप में, जो मेरी जेब में कैश आएगा, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेबल वैल्यू। तो अभी तक हमने कितनी कॉस्ट कर ली जी, 3। पहले का नाम बताएं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। दूसरे का नाम करंट कॉस्ट। तीसरे का नाम रियलाइजेबल वैल्यू। लास्ट बच गई कौन सी जी, प्रेजेंट वैल्यू। सर ये प्रेजेंट वैल्यू आप निकलवा के भी दिखाओगे? मैंने कहा और क्या। अगर आप किसी भी एसेट की प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको दो चीज ध्यान रखनी है। पहली बात तो आपको क्वेश्चन में फ्यूचर की वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है सर। इस फ्यूचर की वैल्यू को अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या लिखा है जी मैंने, फ्यूचर की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या चीज आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, ये फ्यूचर की वैल्यू सर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद ऐसे दे रखी होगी। मैंने कहा हाँ। तो 1 साल का पी फैक्टर, 2 साल बाद की फ्यूचर वैल्यू का पी फैक्टर, 3, 4, 5 सब का पी फैक्टर निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका सामने आ जाएगा। सर पहले तो बताओ ये पी फैक्टर होता क्या है, पी फैक्टर की फुल फॉर्म बताएं, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू की हिंदी बताएं, आज की वैल्यू। ठीक है सर, आज की वैल्यू। आज मेरे पास 100 रुपए हैं और बैंक मुझे 10% इंटरेस्ट देता है, तो 1 साल बाद ये 100 रुपए किसके बराबर हो जाएंगे, 110 रुपए के। ठीक है जी, यानी कि आज के 100 रुपए 1 साल बाद के 110 रुपए के बराबर हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो। हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है। अब इसको रिवर्स समझे, आज का 1 रुपया 1 साल बाद के 1 रुपये 10 पैसे के बराबर है। हाँ सर, अब एक बात बताओ, 1 साल बाद का 1 रुपया आज के कितने रुपए के बराबर है, 1 साल बाद का 1 रुपया 10 पैसे आज के 1 रुपए के बराबर है, तो 1 साल बाद का 1 रुपया आज के कितने रुपए के बराबर है, कैसे निकलेगा, 1/1.1। हाँ सर, अगर आप इसको करते हैं 1/1.1, दिस कम्स टू 0.9090, यानी कि 0.9090 इज इक्वल टू 1। आज के 90 पैसे 1 साल बाद के 1 रुपए के बराबर है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जी, 10%। तो ये तो होगी फ्यूचर की वैल्यू। हाँ सर, 1 रुपया तो क्या होगी, फ्यूचर की वैल्यू। और ये जो 0.909 है ये क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 110 रुपए की आज की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, 110 मल्टीप्लाइड बाय 0.90909090। अगर मैं ऐसा करके दिखाता हूं आपको, 1110 मल्टीप्लाइड 0.909090909090, तो ये आ जाएगा आपका 99.99999। इसका मतलब क्या होता है जी, 100। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई है। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकलते कैसे हैं। बड़ा आसान है जी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना। अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है 10% से, तो आपको अपना कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा। ठीक है सर, कैलकुलेटर उठा लिया। अपने कैलकुलेटर में लिखें 1
डिवाइडेड बाय 1.1। सर ये 1.1 क्यों लिया? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। इज इक्वल टू का बटन दबाओगे तो जो आंसर आएगा वो एक साल बाद के फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा। एक बार और इज इक्वल टू दबा दोगे तो दूसरे साल का आ जाएगा, एक बार और इज इक्वल टू दबा दोगे तो तीसरे साल का आ जाएगा, एक बार और इज इक्वल टू बता दोगे तो चौथे साल का आ जाएगा। मतलब ये रहा आपके पास कैलकुलेटर। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 मैंने करा इज इक्वल टू, दिस इज पी फैक्टर आफ्टर 1 ईयर। एक साल बाद के 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है ये। एक बार और इज इक्वल टू दबा दूंगा तो ये 2 साल बाद वाले का आ जाएगा। ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, आप किसी भी साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है सर। सर ये तो 10% वाला है ना, हमें 18% वाला करके दिखाओ। अरे 18% वाला खुद बताएं कैसे होगा। 1 डिवाइडेड बाय 1.18 इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, ऐसे करते रहेंगे तो सीधा आंसर आपका आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 1.18 इज इक्वल टू एक साल बाद का पी फैक्टर, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ऐसे पी फैक्टर आपके निकलते रहेंगे। ठीक है सर। सर एक काम करो ना, 8% का और निकाल के दिखा दो। अरे भैया जितने मर्जी निकला लो, 8% का और निकाल के दिखा दो। 1 डिवाइडेड बाय 1.08, हाँ 08। अगर आपने 1 डिवाइडेड बाय 1.8 कर दिया तो भैया ये 80% का भी फैक्टर निकल जाएगा। 8% का होता है 1 डिवाइडेड बाय 1.08। ये रहा कैलकुलेटर। 1 डिवाइडेड बाय 1.08 इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है जी। अब होगा क्या मैं बता देता हूं। आपके पास एक एसेट होगी, ठीक है जी। आपको कहता है ये एसेट अगले 5 साल तक आपको बेनिफिट देगी, और एक साल बाद बेनिफिट जो देगी वो 1 लाख रुपए का देगी। 2 साल बाद 1,20,000 रुपए का बेनिफिट देगी, फिर 1,30,000 रुपए का बेनिफिट देगी, फिर 1 लाख का बेनिफिट देगी, फिर 70,000 का बेनिफिट देगी, फिर ये एसेट खराब हो जाएगी। अब ये जो वैल्यू है ये एक साल बाद है, ये जो वैल्यू है 1 साल, 2 साल बाद, ये 3 साल बाद, ये 4 साल बाद, और ये 5 साल बाद है। मुझे एसेट की बैलेंस शीट में आज की वैल्यू निकलनी होती है, तो मैं इस फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई 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 करूंगा किससे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। और क्या आ जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू। इन सबका क्या कर दूंगा? टोटल। इन सबका टोटल करके जो आंसर आएगा वो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अभी जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है ये 10% से, 8% से, 20% से, वो हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूं। ये देखें क्या कह रहे हैं। सपोज आई इज 20%। ठीक है जी। 20% आपका पी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नाउ व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख टू बी रिसीव्ड एज ऑन 31/12/2001। 31/12/2011। 31/12/2011 रिसीव्ड 31/12/2000, टेक 1/1/2011 एज द टाइम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले तो उसने कहा कि भैया 20% आपका क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1 डिवाइडेड बाई 1.2। अभी ना इसने क्वेश्चन ढंग का नहीं दिया। मैं क्वेश्चन देख देता हूं पहले तो ढंग का आपको। एक मिनट होल्ड रखें आप। चलो मैं एक काम करता हूं, आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में एक क्वेश्चन देता हूं और आप उसको सोल्व करना मेरे साथ। ठीक है सर। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख लें, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू का मेरे पास और कोई एग्जांपल नहीं है, तो मेरे को एक ही क्वेश्चन आपको सिखाना पड़ेगा। कह रहे हैं यहाँ पे ईयर। ईयर के आगे लिख रहे हैं हम, मान लीजिए 2। ईयर के आगे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। मुझे एक साल बाद जो पैसा मिलेगा वो 1 लाख रुपया मिलेगा। मैंने कहा ठीक। 2 साल बाद भी 1 लाख रुपया, 3 साल बाद भी 1 लाख रुपया, 4 साल बाद भी 1 लाख रुपया, 5 साल बाद भी 1 लाख रुपया, 6 साल बाद भी 1 लाख रुपया, और 7 साल बाद भी मुझे कितना पैसा मिलेगा? 1 लाख रुपया। 2 4 6 8 10, 8 9 10। मुझे अगले आने वाले 10 साल तक हर साल कितने रुपए मिलेंगे जी? 1 लाख रुपए। अब कह रहा है साहब
इन सब की आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। ये तो फ्यूचर की वैल्यू है ना। हाँ जी, 1 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे? 1 लाख रुपए। 2 साल बाद 1 लाख रुपए। 3 साल बाद 1 लाख रुपए। मुझे अगले आने वाले 10 साल तक हर साल कितने कितने रुपए मिलेंगे? 1 1 लाख रुपए मिलेंगे। कह रहे हैं साहब इनकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बताओ, प्रेजेंट वैल्यू बताओ। मैंने कहा भाई देख, प्रेजेंट वैल्यू तो मैं बता दूंगा, मुझे बता दो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो क्वेश्चन में कहते हैं साहब रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 20%। तो कैसे करेंगे सॉल्व? 1 डिवाइडेड बाय 1.2 इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, अगर आप करते जाएंगे तो अगले 10 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगा। जी हाँ, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगा। तो मेरे साथ साथ बताएं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना आ गया। लो सर, अभी निकाल देते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना आ गया। हमने उठा लिया सर कैलकुलेटर, हमने करा 1 डिवाइडेड बाय 1.2 इज इक्वल टू, ये आ गया 0.8383, 0.8333। फिर इज इक्वल टू दबाएंगे तो क्या आएगा? 0.694444। फिर इज इक्वल टू दबाएंगे तो क्या आएगा? 0.57870। फिर दबाएंगे तो क्या आएगा? 0.48225। ठीक है जी। फिर इक्वल टू दबाएंगे तो क्या आएगा? 0.40187। फिर इक्वल टू दबाएंगे तो क्या आएगा? 0.33489। फिर इक्वल टू दबाएंगे तो क्या आ रहा है? 0.27908। फिर इक्वल टू दबाएंगे तो 0.23256। फिर इक्वल टू दबाएंगे तो 0.193806 है, तो 381 कर दिया मैंने। फिर इक्वल टू दबाएंगे तो क्या आएगा? 0.16150। मुझे उम्मीद है सारे फिगर आपको समझ में आ गए होंगे। हाँ सर, अब आपने क्या करना है, इस 1 लाख रुपए को, इस 1 लाख रुपए को 1 साल बाद वाले 1 लाख रुपए को 1 साल वाले पीवी फैक्टर से, 2 साल बाद वाले 1 लाख रुपए को 2 साल बाद वाले पी फैक्टर, 3 साल वाले 1 लाख रुपए को 3 साल बाद वाले पी फैक्टर से क्या करना है? मल्टीप्लाई। और ये क्वेश्चन क्योंकि आसान है, क्योंकि सब में 1 लाख रुपीज फिगर है, तो आप कैलकुलेशन बड़ी आसानी से और बड़ी अच्छी कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा जी? 83,333। ये कितना आ जाएगा? 69,444। ये कितना आ जाएगा? 57,870। ये कितना आ जाएगा? 48,225। ये कितना आ जाएगा? 40,187। ये कितना आ जाएगा? 33,489। ये कितना आ जाएगा? 27,908। ये आ जाएगा जी 23,256। ये आ जाएगा 19,381। और ये लास्ट आ जाएगा 16,150। ये जो मैंने निकाली है मल्टीप्लाई करने के बाद, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू, और इसका आप क्या कर देंगे? टोटल। सर हम मैथ वाले बच्चे हैं, हमें कुछ याद आ रहा है कि ये 1 लाख रुपीज कॉमन है। मैंने कहा कॉमन है सर, अगर इसके टोटल, अगर इसके टोटल को 1 लाख से मल्टीप्लाई करें और इन सब का टोटल करें तो आंसर सेम आएगा। मैंने कहा तो सर एक काम करो ना, इसका टोटल निकालने का एक शॉर्टकट बता दो। मैंने कहा लो, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 आपको कितनी बार करना है? सर हमारे को करना है 10 बार। मैं करके दिखाता हूं कैसे। 1 डिवाइडेड बाय 1.2 कर लिख दिया मैंने। हाँ सर। इज इक्वल टू, ये पहले साल का पी फैक्टर आ गया। हाँ सर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 साल का पी फैक्टर आ गया। हाँ सर, चेक कर लेते हैं। 0.16150, ये रहा 0.16150, ये 10 साल का पी फैक्टर आ गया। जी हाँ, जो कुछ आपको कैलकुलेटर पे दिख रहा है दिखता रहने दो। जीटी ग्रैंड टोटल का बटन दबा दें, ग्रैंड टोटल का बटन प्रेस करते ही आएगा 4 पॉइंट, कितना है जी? 4.19247। ये आ गया 4.19247। अब आपने क्या करना है, ये 4.19247 क्या है? इन सब का टोटल है, और 1 लाख कॉमन है, और सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इसको सीधा 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फिगर आ जाएगा 4,19,247। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इन सब का टोटल करेंगे, अगर आप ये ब्लू पेन वाले इन सब का टोटल करेंगे तो भी यही आएगा 4,19,247। सर हम ना आपकी बात विश्वास नहीं करते, मेरे को पता है तुम नलायक मेरी बात विश्वास करोगे नहीं। लिखो 83,333। हाँ सर लिख दिया। 83,333 प्लस 69,444 प्लस 57,870 57,870 प्लस 48,225 प्लस 41,87 33,489 प्लस 27,908 प्लस 23,256 प्लस 19,381 और प्लस 16,150। दिस कम्स टू 4,19,243। और यहाँ कितना था? 4,19,247। अब ये मत कहना कि ये फर्क है, ये सिर्फ फ्रैक्शन की वजह से है। आपको ध्यान होगा हमने यहाँ पे एक आधा फिगर इंक्रीज कर दिया था। मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। उसके बाद बात करता है अकाउंटिंग एस्टिमेट।
उसके बाद बारी किसकी आई जी? अकाउंटिंग एस्टीमेट्स की बारी आई। अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या कहना चाह रहा है, जरा ध्यान से समझे। मैं एक एसेट लेकर आया 10 लाख रुपए की, और मैंने कहा भाई साहब ये 10 साल चलेगी, और 10 साल बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू 20,000 रुपये होगी। तो ध्यान दें, मैंने दो चीजों का एस्टिमेशन लगाया है कि ये एसेट 10 साल चलेगी और 10 साल बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी रहेगी? 20,000। इन सब का यूज करके फिर मैं डेप्रीशिएशन लगाता हूं। मैंने डेप्रीशिएशन लगाया कि 10 लाख माइनस 20,000 और डिवाइडेड बाई 10, ये मेरी क्या आ गई? डेप्रीशिएशन। अब ये मेरी डेप्रीशिएशन की जो पॉलिसी है, ये डेप्रीशिएशन की जो पॉलिसी है, जो मैंने ये वाला मेथड लगाया है, स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं जिसको, ये पॉलिसी मेरी पिट जाएगी अगर स्क्रैप वैल्यू मैंने गलत एस्टिमेट कर दी और मैंने नंबर ऑफ ईयर भी क्या कर दिए? गलत एस्टिमेट कर दिए। तो कह रहा है जब आप अकाउंट्स की पॉलिसी बनाओगे तो जो भी आप एस्टिमेशन करोगे वो बहुत सिस्टमेटिक करोगे, बड़ी समझदारी से करोगे, और अपने पास्ट एक्सपीरियंस का यूज करते हुए प्लस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आ रहा है उन सबको ध्यान में रखते हुए आप अपने अकाउंट्स के फिगर का एस्टिमेशन करेंगे। यूनिट नंबर 7 इज ओवर। अगली आती है जी यूनिट नंबर 8। मजे की बात बता देता हूं, यूनिट नंबर 1 में से रेयरली कोई चांस है आपका 1 नंबर का या 2 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, अदरवाइज मुझे नहीं लगता एक भी पूछा जाएगा। कारण क्या है? इसका नाम क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डिटेल आपके सिलेबस में है नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम वो पूछेगा नहीं। अगर इंस्टीट्यूट कह दे बताओ AS3 कौन सा है, AS जो है ना 3 कौन सा है, AS 20 कौन सा है, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो ये तो टोटल रट्टे वाले क्वेश्चन होंगे, और ऐसे क्वेश्चन तो इंस्टीट्यूट वैसे ही नहीं देता। बची बात AS3 में क्या लिखा हुआ वो पूछ नहीं सकता क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। लेकिन आपको AS क्यों बताए गए, मेरी बात समझे पहले। AS की फुल फॉर्म क्या है जी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। AS के बाद आते हैं IAS। इंड AS बोला जाता है इसको, इंडियन AS, इंड AS बोला जाता है। उसके बाद एक वर्ड आता है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, हम AS पढ़ेंगे, फिर इंड AS पढ़ेंगे, फिर इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे। सर IFRS के तो नाम से ही पता चल रहा है इंटरनेशनली जैसे अकाउंट्स बनते हैं, अगर हम वैसे अकाउंट्स बना रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? IFRS। और आपके लेवल पे AS चलते हैं, AS के बाद इंड AS आते हैं। मजे की बात, ये AS हमारे सिलेबस में है इंटरमीडिएट में, और ये IFRS हमारे सिलेबस में CA फाइनल में, और इंड AS हमारे कहीं सिलेबस में नहीं है। कारण उसका एक ये भी है कि इंड AS जस्ट सिमिलर टू IFRS। इंड AS जो बनाए गए थे वो IFRS के बराबर बनाए गए थे, कि जैसे बनाए गए थे, लेकिन इनको भी इंप्रूव करके आजकल IFRS बनाए गए हैं, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। और ये स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड चलते हैं, लगभग एक जैसे होते हैं। मतलब अगर आप IFRS सीख लोगे और IFRS के अकॉर्डिंग काम करोगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड आप जो अकाउंट्स बना रहे होगे वो बिल्कुल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अच्छा सर, वर्ल्ड वाइड आपके अकाउंट सिमिलर बन जाएंगे IFRS के अंदर। लेकिन AS पुराने जमाने में से चलते आ रहे हैं, हमें आज भी पढ़ने पड़ते हैं और हमें आज भी फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि IFRS सब के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। सर फिर AS किस पे एप्लीकेबल होते हैं, IFRS किस पे एप्लीकेबल होते हैं, ये चर्चा का विषय है ही नहीं। तो क्या है सर चर्चा का विषय? ये है चर्चा का विषय, फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते कैसे। सबसे पहले हम एरिया देखते हैं कि कहाँ AS बनाना चाहिए। जैसे हमें ये पता होना चाहिए कैश कहाँ से आ रहा है, कैश कहाँ से जा रहा है, तो हम एक AS बनाना चाहते हैं जो कैश की डिटेल चर्चा करे, तो हमने AS3 नाम रखा, एरिया रखा, एरिया सोच लिया कि एरिया कैश का है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टडी ग्रुप हम स्टडी करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट एंड इट्स सर्कुलेशन, हम एक ड्राफ्ट AS बनाएंगे, उसका सर्कुलेशन सबको कर देंगे, जो अकाउंट्स के पंडित है, अकाउंट्स के जो विद्वान है, एक C इंस्टीट्यूट को दे देंगे, एक CS इंस्टीट्यूट को दे देंगे, कोई बड़े बड़े C हैं, कोई 25 साल पुराना C है उनको दे देंगे, और कहेंगे भाई साहब ये हमने आपको सर्कुलेट कर दिया, इसमें कोई कमी आपको लगती है तो बताओ, अपनी सजेशन दो। असरटेनमेंट ऑफ व्यू ऑफ द डिफरेंट बॉडीज ऑन ड्राफ्ट, ये जो ड्राफ्ट AS हमने बनाया था उस पर अलग अलग बॉडी अपनी क्या देंगी? सजेशंस देंगी, व्यू देंगी। उसके बाद फाइनलाइजेशन ऑफ एक्सपोज ड्राफ्ट, फिर इस ड्राफ्ट को फाइनलाइज करेंगे। फिर बात करता है कमेंट रिसीव्ड ऑन
एक्सपोज ड्राफ्ट, इस एक्सपोज ड्राफ्ट को फिर भेजेंगे सबको, वो इसके ऊपर कमेंट देंगे, फिर इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो वो करेंगे, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कर दिया जाएगा, इशू। फिर से समझे, सबसे पहले हमने एरिया देखा कहाँ एएस की जरूरत है, वो एरिया देख लिया, फिर चुनिंदा लोगों को बुलाया, स्टडी करा क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए, उसके बाद हमने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कर दिया, ड्राफ्ट प्रिपेयर करके जितनी भी अकाउंटिंग बॉडीज हैं उन सबको दे दिया, उनको कहा अपने अपने क्या दो, व्यू दो, उन सब ने अपने अपने व्यू दिए, उस व्यू के अकॉर्डिंग चेंज करा, री सेंड कर दिया, हमने कहा अब व्यू दो, फिर व्यू आ गए, फिर हमने उनके कमेंट देखे, फिर फाइनलाइज किया, उसके बाद हमने उसको एएस का नाम दे दिया। ठीक है जी। अब आपसे कहेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अरे जब सारे बंदे एक जैसे अकाउंट्स बनाएंगे तो सबके अकाउंट्स क्या होंगे, ट्रू इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, सबका कंपैरिजन हो पाएगा, और अकाउंट्स की वजह से आपको कोई वो नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब अकाउंट्स को अंडरस्टैंड करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब 3 4 5 एएस हैं जिनके मैं रट्टे लगवाता हूँ बच्चों को, भाई बच्चे कहते हैं मान लो सर एएस का नाम पूछ ले, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी याद दिला देता हूँ आपको, याद करा देता हूँ। सबसे पहले बात करता है AS9, AS7, AS12, कौन कौन से जी, 7 9 और 12। 7 है जी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट CC, 9 है जी रिवेन्यू रिकॉग्निशन, और 12 है जी गवर्नमेंट ग्रांट GG, GG RRCC, 7C कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। 9 में क्या लेंगे हम, रिवेन्यू, अगर आप 9 को ध्यान से देखें तो ये आर के जैसा ही दिखता है, अगर ऐसे उल्टा कर दो तो ये आर जैसा बन जाएगा। और 12 गवर्नमेंट अगर मेरे को ग्रांट देती है तो वो गवर्नमेंट ग्रांट की एंट्री कैसे करेंगे, बात AS12 बताता है। उसके अलावा हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हाँ सर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम लक्की होने चाहिए कि अनलक्की होने चाहिए, सर हम लक्की होने चाहिए, और सबसे लक्की नंबर कौन सा होता है, 13, आपको पता ही होगा, मरने के बाद 13वीं होती है, AS इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। उसके बाद AS3 आपने बच्चों ने पढ़ा हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। AS2 होता है जी इन्वेंट्री का, किसका जी, इन्वेंट्री का, और AS1 होता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज का। उसके अलावा मैं याद दिलाता हूं आपको, AS20, AS20 किसका होता है, EPS का, किसका होता है जी, EPS की फुल फॉर्म क्या है, अर्निंग पर शेयर। उसके अलावा आपने याद करना है 2 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 4 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, अगर आप अपने बिजनेस का कोई एक पार्ट बंद करना चाह रहे हैं, डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो आपको वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। उसके अलावा आपने याद करना है एम्प्लॉय बेनिफिट का 15 और 17 सेगमेंट, 17 में हिंदी में बोल रहा हूँ, सेगमेंट में इंग्लिश में बोल रहा हूँ। आपके बिजनेस के अलग अलग सेगमेंट है, अलग अलग पार्ट हैं, तो आपको हर पार्ट के अलग से अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट रिपोर्टिंग। 17 से सेगमेंट, 20 किसका है, अर्निंग पर शेयर का, एक किसका था, अकाउंटिंग फॉर वो रहा डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, AS2 किसके लिए था, इन्वेंट्री के लिए था, AS3 किसके लिए था, सर AS3 था कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। हमने डबलिंग में किए थे, CCRRGG, पहले क्या था, CC मतलब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, AS7, उसके बाद क्या था, RR रिवेन्यू रिकॉग्निशन, AS9, उसके बाद था AS12 GG गवर्नमेंट ग्रांट। लक्की नंबर 13 में क्या करेंगे हम, इन्वेस्टमेंट, 20 में क्या करेंगे, अर्निंग पर शेयर, 15 में क्या करेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट, और 17 में क्या करेंगे, सेगमेंट। आप चाहें तो ये सब भी याद कर सकते हैं, हालांकि इतने ही बहुत हैं। ये हमारी होगी यूनिट नंबर 8 खत्म। फिर बात करता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूनिट नंबर 9, और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एस यूनिट नंबर 9 में क्या कहता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देखो क्या कह रहे हैं, कवरेज टुवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड। यही मैं कह रहा था, हमारे इंडिया के स्टैंडर्ड ऐसे होने चाहिए जो ग्लोबली इंप्लीमेंट हो सके, जो ग्लोबल में, जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो अकाउंटिंग चलती है बिल्कुल वैसी अकाउंटिंग मेरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले कह रहा है कि उसके अकॉर्डिंग है। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बताओ ये कोई बताने की बात है, कह रहे हैं मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे बनाऊंगा जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल क्या होंगी, ट्रांसपेरेंट होंगी, अनबाइज्ड होंगी, ना वो सेलर के, ना वो शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगी, ना वो और किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगी, वो अनबाइज्ड होंगी। अगली बात, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप कंपेयर कर पाओगे, कंपैरिजन दो होते हैं, अपनी फर्म का अपनी फर्म के लास्ट ईयर के साथ, और अपनी फर्म का अपनी इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन कर पाओगे। और आप ऐसा जब ही कर पाओगे जब सब ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रखे हैं और सब ने अकाउंट्स बनाने का तरीका सेम रखा हुआ है। नेक्स्ट बात करता है एनहांस्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, और जब से ये AS आए हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए हैं, जब से जितने भी डिस्क्लोजर हैं उनको एनहांस कर दिया गया है, बहुत एक्सटेंड कर दिया गया है, और आपको हर एक छोटी छोटी चीज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और ये आपकी रिक्वायरमेंट है। इससे ज्यादा इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं समझना। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर हमारे को समझ में आ गई। अब मैंने पहले दिखाए थे AS, अब दिखा रहा हूं इंड AS। ये रही जी लिस्ट ऑफ इंड AS,
अच्छा, सबसे पहले बात करता है 102 101 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहली बार कब लगेंगे। इंड एस 102 कहता है शेयर बेस्ड पेमेंट कैसे करते हैं, एएस 103 कहता है बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, 104 कहता है इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट कैसे चलते हैं। इस तरह से 101 से लेकर इसने 141 तक के इंड एएस दे रखे हैं। इसके नाम, इसका जो नंबर ये दे रखा है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपकी सुविधा के लिए बता रखा है। द लिस्ट ऑफ इंडिया is given about does not form part of syllabus। अच्छा, it has been given here for knowledge of student only। मैंने इसलिए रीड करा दिया ताकि आप यूं ना कहें कि सर ने ऊपर ऊपर से करा दिया। ये आपका हो गया जी यूनिट नंबर ये आई थिंक 9 थी, और उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस। अब एक मिनट और रुकें और यूनिट नंबर 1 हो गया। हेलो हेलो, एक मिनट बेटा आप होल्ड रखें, मेरा माउस काम नहीं कर रहा। हेलो, अब मैं ये देख रहा था कि चैप्टर नंबर 1 की जो यूनिट नंबर आपकी है 3, अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं, फिर आप कहेंगे सर वो नहीं कराई वो नहीं कराई, आप इसको देख ही लें। मैं इसमें कुछ भी नहीं लिखूंगा और सारी चीजें आपने पहले से कर रखी हैं। सबसे पहले बात करता है एक्सेप्टेंस। जब बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है ड्रॉयर के द्वारा, तो ड्रॉयर उस पर साइन करता है। जब साइन करता है तो उसका मतलब उसने बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है जी। उसके बाद बात करता है अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी कितनी बार बता दी, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल इज कॉल्ड अकाउंटिंग पॉलिसी। अक्रूवल कॉन्सेप्ट सबको मालूम है, आउटस्टैंडिंग को खर्चा मानते, प्रीपेड को खर्चा नहीं मानते। अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी यही कहता है। हाँ सर याद आ गया हमारे को। एक्रूड एसेट, a developing but not yet enforceable claim against another person which accumulates with the passage of time or rendering of service or otherwise. It may arise from the rendering of services including the use of money which are the date of accounting has been partly performed and not yet be लाइबल। मतलब एक्रूड एसेट वो है जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, अभी तक एनफोर्स नहीं हुई है, क्लेम मिल भी सकता है नहीं भी सकता। एक्रूड एक्सपेंसेस, एन एक्सपेंसेस व्हिच हैज बीन इनकर्ड in an accounting period but for which no enforceable claim has become due in that period against the enterprise. It may arise from the purchase of services which are on the date of execution। मतलब accrued expenses का मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसे एक्सपेंडिचर जो मैंने कर तो दिए लेकिन उसका बेनिफिट मुझे आज मिला है, लेकिन उससे होने वाला बेनिफिट मुझे फ्यूचर में भी मिलेगा, वो accrued हो गए। उसके बाद बात करता है accrued liability, सेम चीज बोलेगा। ये डेवलपिंग बट नॉट येट एनफोर्स, हमेशा ये बोला है डेवलपिंग बट नॉट येट एनफोर्सेबल क्लेम, ये हो गया accrued asset। accrued liability मतलब है डेवलपिंग बट नॉट येट एनफोर्सेबल के बाद क्लेम बाय अनदर पर्सन, ये क्या था, क्लेम अगेंस्ट अनदर पर्सन, ये है क्लेम बाय अनदर पर्सन, बाकी सब कुछ क्या है, सेम। उसके बाद बात करता है accrued revenue which has been earned in the accounting period but representation of which not enforceable claim has become due in that period of the enterprise। accumulated depreciation का मतलब होता है आज तक की डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल मैंने 3 साल पहले एक एसेट खरीदी थी और मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से तीनों साल तक 10 10 10 30,000 डेप्रिसिएशन लगा चुका, तो 30,000 इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। accumulated depreciation, accumulated depletion क्या कहता है, ये भी सही कह रहा है। द टोटल ऑन द डेट ऑफ periodical depletion चार्ज ऑन द वास्टिंग एसेट, वास्टिंग एसेट पर जब हम उसके ऊपर उसकी वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो उसको डेप्रिसिएशन ना बोल के क्या बोलते हैं, डेप्लीशन, और नॉर्मल एसेट पर डेप्रिसिएशन। उसके बाद बात करते हैं एडवांस, सबको मालूम है अगर मैं एडवांस पैसा दे दूं तो। अमोर्टाइज वैल्यू, amortizable value amount less any portion already provided by way of amortization। amortize value का मतलब होता है वैल्यू रिड्यूस करने के बाद। फॉर एग्जांपल मैंने एक गुडविल, मैंने क्या करा, मैंने ह्यूज एडवर्टाइजमेंट करी 5 लाख रुपए की, और मैनेजमेंट कहती है उसमें से 1 साल इस साल राइट ऑफ कर दो, अमोर्टाइज कर दो, बाकी बाद में करेंगे। तो 5 लाख रुपए में से 1 लाख में पेमेंट दिखाकर बाकी 4 लाख रुपए को बैलेंस शीट में दिखाऊंगा, उसको बोला जाएगा अनअमोर्टाइज वैल्यू, और जो मैंने इस साल पेमेंट दिखा दी दैट इज कॉल्ड अमोर्टाइज वैल्यू। The amortizable amount less any portion already provided by way of amortization is called amortized वैल्यू। फिर से समझे, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल ना लें। 5 लाख रुपए की आपने ह्यूज एडवर्टाइजमेंट करी, ठीक है जी, उसमें से 1 लाख आपने राइट ऑफ कर दिए, तो कितने राइट ऑफ करे आपने, 1 लाख। कितने राइट ऑफ नहीं करे आपने, 4 लाख रुपए राइट ऑफ नहीं करे। उसके बाद बात कर रहे हैं एनुअल रिपोर्ट। जब आप अकाउंट्स बनाते हो तो हर साल अकाउंट्स बनाने के बाद आपको एनुअल रिपोर्ट क्या करनी पड़ती है जी, रेडी करनी पड़ती है। उसके बाद बात करता है
appropriation account. The account sometimes includes a separate section of the account P&L statement showing application of profit towards dividend or reserve. यानी कि ये P&L appropriation की बात कर रहा है, आपने बचपन पढ़ा था P&L account is prepared to know the profit and P&L appropriation account is prepared to distribute the profit. तो ये P&L appropriation है जिसमें हम डिविडेंड या रिजर्व के रूप में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. एसेट, टेंजिबल ऑब्जेक्ट और इंटेंजिबल राइट ओन बाय द एंटरप्राइज. ध्यान से देखें, टेंजिबल ऑब्जेक्ट या इंटेंजिबल राइट. ऑथोराइज शेयर कैपिटल मैंने आपको बड़ी डिटेल में कराई थी, AISCP. हाँ सर याद है. एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट आपने लीफो फीफो में करी थी, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज. हाँ सर. बैड डेट्स, अगर डेटर मेरा पैसा देने से मना कर दे, दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स. बैलेंस शीट सबको मालूम है, अकाउंट्स अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद हम एक एसेट और लायबिलिटी की स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट. बैलेंस शीट क्या होती है, एक पोजीशन स्टेटमेंट. बिल ऑफ एक्सचेंज सबको मालूम है. बोनस शेयर, जो शेयर फ्री में दिए जाते हैं बिना पैसे के बोनस के रूप में, दैट इज कॉल्ड बोनस शेयर. बुक वैल्यू बुक्स में जितने की दिखा रखी है. बोरोविंग कॉस्ट मतलब जितने रुपए मैंने उसको उधार ले रखा है. बॉन्ड्स और डिवेंचर जो कंपनी इशू कर रही है. कॉल, जब हम शेयर इशू करते हैं तो उसकी कॉल की बात कर रहा है. द डिमांड परसुएंट टू टर्म्स ऑफ इशू टू पे ए पार्ट ऑफ होल और बैलेंस रिमेनिंग पेबल ऑन शेयर और डिवेंचर आफ्टर अलॉटमेंट. अलॉटमेंट के बाद जो पैसा आप शेयर होल्डर से या डिवेंचर होल्डर से मांग सकते हो, दैट इज कॉल्ड कॉल. कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में बता चुका, कैपिटल में बता चुका, पता है आपको. कैपिटल एसेट, एसेट इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट नॉट हेल्ड फॉर सेल. ऐसी एसेट जो मैंने बेचने के लिए रखी हो, यूज करने के लिए रखी हो, तो वो कैपिटल एसेट है, यानी कि वो फिक्स एसेट है, लॉन्ग टर्म के लिए है. कैपिटल कमिटमेंट थोड़ा ध्यान से पढ़ें. फ्यूचर लायबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड. क्या कह रहा है, फ्यूचर लायबिलिटी को बोलता है कैपिटल कमिटमेंट. फॉर एग्जांपल, मैंने किसी से बिल्डिंग बनाने का ठेका देना है 5 लाख रुपए का, मेरी और उसकी डीलिंग चल रही है. मैंने कहा भाई साहब 5 लाख रुपए में आप मेरी बिल्डिंग बना देना. कह रहे ठीक है एडवांस दो. मैंने उसको 1 लाख रुपए एडवांस दे दिया, उसको कहा कि मेरी बिल्डिंग बनानी स्टार्ट कर, धीरे धीरे तेरे को एग्रीमेंट के हिसाब से बाकी 4 लाख रुपए दे दूंगा. दैट इज कॉल्ड कैपिटल कमिटमेंट. जो पैसा मेरे बिजनेस में लगा हुआ, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड. और कैपिटल एम्प्लॉयड आपने +2 में रेशनलाइसिस में बहुत निकाली है. कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल लॉस, इसका तो पूरा चैप्टर है. कैपिटल नेचर का प्रॉफिट, रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट. हाँ सर. कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व है जो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट में से बचा के रखा जाता है, और इसको रखना क्या होता है, कंपलसरी. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मेरी कोई बिल्डिंग है, बन रही है, बननी शुरू हो चुकी है, बन के खत्म नहीं हुई, दैट इज कॉल्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. कैश सबको पता है, कैश इक्विवेलेंट सबको पता है. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अगर मैं कैश पेमेंट को एक्सपेंडिचर मानूं और कैश रिसीव्ड को इनकम मानूं और ऐसे अकाउंट्स बनाऊं, तो उसको क्या बोलते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. कैश डिस्काउंट सबको मालूम है क्या होता है, अगर प्रॉम्प्ट पेमेंट की जाए तो जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है उसको बोला जाएगा कैश डिस्काउंट. कैश प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट है जो आपने कैश के रूप में कमा रखा है. कैरिंग अमाउंट मतलब WDV, जो आप कैरी करके आगे लेके जा रहे हो. चार्ज, एन एनकुम्ब्रेंस ऑफ एन एसेट. चार्ज का मतलब होता है एनकुम्ब्रेंस. एनकुम्ब्रेंस का मतलब होता है जकड़े हुए ना, मतलब अगर मैंने कोई एसेट गिरवी रखवा रखी है तो उसको बोला जाएगा इस एसेट के ऊपर चार्ज है. चेक सबको मालूम है क्या होता है, कोलेटरल सिक्योरिटी जो दूसरे नंबर पर रखी हुई है. हमने डिवेंचर इशू करे थे एज कोलेटरल सिक्योरिटी, वहां डिटेल में बताया था. कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आर इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रिब्यूटेड टू द डिस्पोजल ऑफ एन एसेट एक्सक्लूडिंग फाइनेंसिंग कॉस्ट एंड इनकम टैक्स एक्सपेंसेस. मतलब किसी एसेट को डिस्पोज करने में भी पैसा लग जाता है. फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई एसेट है, हेजोडियस है, और गवर्नमेंट कहती है कि जब आप इसका यूज करना बंद करोगे तो इसको आपको जो है ना डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, और उसमें भी मान लो मेरे 5,000 रुपए लग रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल. कॉन्टीजेंसी सबको मालूम है, जो चीज हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, आपातकाल को क्या बोलते हैं, कंटिजेंट. कॉन्टीजेंट एसेट, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, ये मैंने डिटेल में बता दी थी. उसके बाद बात करता है कॉन्ट्रा अकाउंट. कॉन्ट्रा अकाउंट सबको मालूम है, एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे, जो एक दूसरे के अमाउंट को क्या कर देते हैं, सेट ऑफ. 1 और 2 और मोर अकाउंट विच पार्शियली और होली सेट ऑफ अनदर और अनदर अकाउंट्स. कोस्ट, जितने रुपए में खरीद के लाया. कोस्ट ऑफ परचेज, जितने रुपए मैंने परचेज करी. कोस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सबको मालूम है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू COGS. कन्वर्जन कॉस्ट, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स को में बदलने के लिए जो पैसा लगता है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट. कन्वर्टेबल डिवेंचर, ऐसे डिवेंचर जो फ्यूचर में कन्वर्ट हो सकता है. क्यूमुलेटिव डिविडेंड, अगर मैं इस साल डिविडेंड ना दे पाऊं, फॉर एग्जांपल मैंने डिवेंचर इशू कर रखे हैं 10% और मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं हूं कंपनी, मेरे पास डिविडेंड देने के लिए, सॉरी क्यूमुलेटिव डिविडेंड, मैंने प्रेफरेंशियल बोलना चाहिए था, पता नहीं मैं डिवेंचर क्यों बोल गया. कन्वर्टेबल डिवेंचर हो चुका, क्यूमुलेटिव डिविडेंड. मैंने करे हैं प्रेफरेंशियल इशू 10% वाले, तो मेरे को प्रेफरेंस डिविडेंड बताएं कितना देना है, 10%. इस साल मेरा प्रॉफिट कम था, मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड दिया सिर्फ 8%. ठीक है जी, कितना नहीं दिया, 2%. अगले साल मेरे को कितना परसेंट डिविडेंड देना है सर, अगले साल का तो 10 और जो पुराना बचा हुआ है 2, मैं टोटल मिला के 12% दे सकता हूं, और ऐसा मैं कर सकता हूं तो मैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू करे बैठा हूं और मैं क्यूमुलेटिव डिविडेंड की पेमेंट कर रहा हूं. यही बात क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के साथ आ जाएगी. करंट एसेट्स बच्चे बच्चे को पता है, करंट लायबिलिटी बच्चे बच्चे को पता है.
डेफर्ड, याद करें डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू नेचर का है लेकिन मैं उसको अगले आने वाले कई सालों में डेफर कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड एक्सपेंडिचर। डेफिशिएंसी का मतलब आपको मालूम होगा लॉस, द एक्सेस ऑफ लायबिलिटी ओवर एसेट ऑफ एन एंटरप्राइज इन द गिवन डेट। डेफिसिट, द डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड डेफिसिट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेफिशिएंसी एंड डेफिसिट। डेफिसिट बोल रहा है लॉस को और डेफिशिएंसी बोल रहा है लायबिलिटीज आर ग्रेटर देन एसेट, ठीक है जी। डेप्लीशन बास्टिंग एसेट जो होती है जब वो उनकी वैल्यू डाउन होती है तो उसको डेप्रीशिएशन की जगह डेप्लीशन बोला जाता है। डेप्रिसिएशन बहुत डिटेल में करा रखा है पूरा चैप्टर। व्हेनेवर वी यूज द एसेट द वैल्यू ऑफ द एसेट इट गोस टू डिक्रीज एंड दैट डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएबल अमाउंट सबको मालूम है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल एसेट वो एसेट है जिसका यूज 1 साल से ज्यादा हो लेकिन उसकी लिमिटेड लाइफ हो। डेप्रिसिएशन के मेथड हम कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन का रेट हम कर चुके हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है ये हम कर चुके हैं, डिस्काउंट हम कर चुके हैं, डिविडेंड शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जाएगा टैक्स पे करने के बाद बचेगा वो बचेगा डिविडेंड। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस और बिजनेस का ओनर दो अलग अलग व्यक्ति हैं, बताओ। इक्विटी शेयर सबको पता है। एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज डिफरेंस का मतलब आपको समझ में आएगा जब आप ब्रांच अकाउंट करोगे। मतलब मैंने एक एसेट परचेज करी यूएसए से $1,00,000 की, $1,00,000 की नहीं, $1,00,000 की। जिस दिन $1,00,000 की खरीदी उस दिन डॉलर चल रहा था ₹70 का। मैंने कहा चलो 70 लाख की एसेट है, कोई दिक्कत नहीं है और अपनी इतनी चलती है, मैंने यूएसए से उधार माल खरीद लिया, यूएसए से उधार फिक्स एसेट परचेज कर ली। उसने कहा साहब पैसे कब दोगे? मैं कहा पैसे दूंगा 2 महीने बाद। जिस दिन एसेट खरीदी कितने की खरीदी? $1,00,000 की या $70 लाख की? सर $1,00,000 की, लेकिन पेमेंट कितनी करनी है? $70 लाख। तो मैंने कहा कि साहब ये मेरी एसेट $70 लाख की। 2 महीने बाद एक्चुअल में जब मैं पेमेंट करने लगा तो उस दिन डॉलर $71 का चल रहा था, 71 का चल रहा था। तो जो डिफरेंस मेरे को ज्यादा देना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज डिफरेंस। ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इससे ज्यादा चर्चा इंटर में आएगी। एक्सपेंडिचर सबको पता है, एक्सपेंसेस सबको पता है। एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग ए लायबिलिटी, डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग एसेट, गुड्स और सर्विसेज। एसेट लेने के लिए, गुड्स लेने के लिए, सर्विस लेने के लिए कोई भी आप लायबिलिटी इनकर करते हो, कैश का डिसबर्समेंट करते हो, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हो, वो क्या कहलाता है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस क्या होता है? ए कॉस्ट रिलेटिंग टू ऑपरेशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड और टू द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड और बेनिफिट फॉर विच डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड दैट पीरियड। 1 साल के लिए जो आप पैसा खर्च करो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। एक्सपायर्ड कॉस्ट जो हो चुकी, दैट पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज नो फर्दर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड। ऐसी कॉस्ट जिससे फ्यूचर में आपको कोई बेनिफिट होने की उम्मीद नहीं है दैट इज कॉल्ड एक्सपायर्ड कॉस्ट। तो आपने सुना भी होगा एक्सपायर्ड पोर्शन और अनएक्सपायर्ड पोर्शन। एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ एसेट इज कॉल्ड डब्ल्यूटीबी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हो जाती हैं, जैसे मेरी को लॉटरी लगी, कोई बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, आग लगी, ये लॉस हो गई, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। फेयर वैल्यू, उचित वैल्यू जो वहां की होनी चाहिए। फेयर वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच द एसेट शुड बी एक्सचेंज और लायबिलिटी सेटल्ड। फेयर मार्केट वैल्यू, जितने मार्केट बिक जाएगी। फर्स्ट चार्ज, याद करें सेकंड चार्ज से का उल्टा क्या हो गया? फर्स्ट चार्ज। मैंने एक लोन लिया और लोन के बदले में प्लांट गिरवी रख दिया तो प्लांट का फर्स्ट चार्ज है। फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ये हमारा पूरा चैप्टर है जो हम कर चुके हैं, लीफो फीफो हीफो। फिर देखो जी क्या बात कर रहे हैं? फिक्स एसेट, फिक्स कॉस्ट, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट जो बैंक में आप एफडी जो कराते हैं उसकी बात कर रहे हैं। फिक्स और स्पेसिफिक चार्जेस, फ्लोटिंग चार्जेस। अब मेरा देखो कोई मन नहीं है इसको कराने का, अगर आप इसको घर बैठ के पढ़ भी लोगे तो भी ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। मैं देख लेता हूँ कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपने नहीं पढ़ रखी है। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है चलन से बाहर होना। टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से अगर कोई एसेट, अगर कोई यूज होने से बाहर हो जाए, कोई मशीनरी है, कोई भी सिस्टम है, कोई भी प्लांट है जो ऑब्सोलेंस हो जाए। ऑब्सोलेंस का मतलब है उसकी टेक्नोलॉजी खराब होगी, वो उस टेक्नोलॉजी अब यूज ही नहीं होती, दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलेंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है बिजनेस के ऑपरेशन से होने वाला प्रॉफिट, मतलब ऑपरेटिंग इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर घटाओगे जो बचेगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। जब आपने 12th क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट करी थी तो आपने 3 एक्टिविटी करी थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वो जो ओए से होने वाला प्रॉफिट था उसी प्रॉफिट की बात कर रहा है। AISCP में पेड अप शेयर कैपिटल मैं करा चुका हूँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको पता है, प्रीमियम एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रीपेड क्या होते हैं, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में 3 चीजें जुड़ती हैं, नया वर्ड है आपके लिए, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। अगर आप प्लस करते हैं तो इन तीनों के टोटल को क्या बोला जाएगा? प्राइम कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट वो होती है जो टाइम के हिसाब से चलती है, जैसे मैंने अपना सेंटर रेंट पे ले रखा है तो रेंट कहता है भाई साहब इतने रुपए महीना, उस पीरियड के हिसाब से वो कॉस्ट है, बच्चे चाहे 1 आए चाहे 50 आए, दैट इज कॉल्ड पीरियड कॉस्ट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस सबको मालूम है क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद बात करते हैं P&L, प्रोमाइज नोट बता चुका, प्रोविजन, डाउटफुल डेटर्स ये सब बता चुका, प्रूडेंस का मतलब मैं बता चुका, अभी तो करा था हमने। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हमने खूब रिडीम करे थे। हाँ सर। रिडम्पशन क्या होते हैं, रिजर्व क्या होता है, रिवोल्यूशन रिजर्व क्या होता है, रेजिडुअल वैल्यू बची हुई वैल्यू क्या होती है, इनकम या रिवेन्यू क्या होती है, सब आपको मालूम है।
रिवेन्यू रिजर्व वो रिजर्व है जो रिवेन्यू नेचर के प्रॉफिट में से रखा जाता है, और कैपिटल रिजर्व कौन सा होता है, जो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट में से रखा जाता है। राइट शेयर, जब कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर्स को राइट दे देती है कि आप चाहो तो मेरे नए इतने शेयर इतने रुपए के खरीद सकते हो, दैट इज कॉल्ड राइट। और ऐसे जो शेयर दिए जाते हैं दैट इज कॉल्ड राइट शेयर। राइट शेयर फ्री में नहीं दिए जाते, पैसे के बदले में दिए जाते हैं। सेल और टर्नओवर सबको मालूम है। सिक्योर्ड लोन ऐसा लोन जिसके बदले मैंने कोई गिरवी चीज रख रखी है। शेयर कैपिटल, शेयर डिस्काउंट है ना, शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर वारंट। शेयर वारंट मैंने ये इंटरमीडिएट की बैलेंस शीट में सिखाता हूं मैं, शेयर वारंट क्या होते हैं। हम क्या करते हैं, कंपनी वाले क्या करते हैं, कुछ व्यक्तियों को एक शेयर वारंट दे देते हैं पैसे लेके। फॉर एग्जांपल मैंने किसी को 100 रुपए लेकर एक शेयर वारंट दे दिया, उसको कहा कि तेरे को 5 साल बाद शेयर दूंगा इसके बदले में, तो वो किसी काम का नहीं है। वो जिस व्यक्ति ने 100 रुपए दिए वो उसका शेयर होल्डर है ही नहीं, बस उसने 100 रुपए दे दिए और 5 साल बाद उसको शेयर मिलेंगे। 5 साल तक ना वो इंटरेस्ट मांग सकता ना वो डिविडेंड मांग सकता। सिक्योरिटी प्रीमियम सबको पता है, सिंकिंग फंड सबको पता है, स्टेट लाइन मेथड और डेप्रिसिएशन, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सटेंस और फॉर्म अभी बताया था, सन्डी डेटर, सन्डी डेटर सरप्लस, ट्रेड डिस्काउंट, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, अनइशूड शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल जो अब तक मैंने इशू नहीं करी, अनपेड डिविडेंड ऐसा डिविडेंड जो शेयर होल्डर मांगने नहीं आया, दैट इज कॉल्ड अनपेड डिविडेंड। फॉर एग्जांपल मैं हूं कंपनी, मैंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, राम नाम का एक शेयर होल्डर था, वो डिविडेंड में से मांगने ही नहीं आया, क्लेम करने ही नहीं आया, तो वो क्या कहलाएगा, अनपेड डिविडेंड। यूजफुल लाइफ एसेट की होती है जब हम डेफिनेशन निकालते हैं। उसके बाद बात करते हैं टेस्ट योर नॉलेज। चैप्टर इज ओवर, सिलेबस इज ओवर। ओके डियर्स, थैंक्स अ लॉट।